बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमें बुप्रेनॉर्फिन डिस्पेंस कैसे करनी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसको हम टेक होम देंगे, कितने दिन की देंगे, क्यों देंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो बुप्रेनॉर्फिन आप कैसे देते हो? सामने खिलाते हो, सुपरवाइज करते हो, देखते हो, पेशेंट को बिठाते हो। नेको ओएसटी के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले सुपरवाइज डोजिंग या डेली डिस्पेंसिंग। इसमें क्या होता है, पेशेंट आपके पास डेली आएगा, जो डॉक्टर ने उसको डोज बताया है उतनी नर्स उसको जो है अब मेडिसिन देगी, अपने सामने बिठाएगी, है ना, और डिस्पेंस करेगी। टेक होम डोजिंग इसमें क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है, जितनी उसके दिन की डोज बनती है वो वहाँ पे उसको खिलाती है और बाकी की डोज उसको घर के लिए देती है। तो इसमें जो सुपरवाइज डोज है, जिस दिन वो दवाई लेने आया वो डोज होगी, प्लस उसको हम बाकी दिनों की टेक होम देते हैं। तो ये होगी टेक होम डोजिंग। अब सुपरवाइज डोजिंग। सुपरवाइजिंग डोजिंग का मतलब है एज पर नेको गाइडलाइन जो बुप्रेनॉर्फिन है हम डायरेक्टली अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर देंगे। ऐसे नहीं है कि पेशेंट को गोली आपके पास आया, गोली काट कर दे दी और आपने सुपरवाइज नहीं किया और घर पे लेके चला गया। आपको कैसे पता चलेगा कि वो खा भी रहा है कि नहीं? तभी हमें पेशेंट को अपने सामने देनी होती है मेडिसिन, क्रश करके, है ना। तो सबसे पहले मेडिसिन देने से पहले स्टाफ क्या देखेगा कि पेशेंट ने कहीं नशा तो नहीं कर रखा। अगर उसने पहले से नशा लिया होगा तो बुप्रेनॉर्फिन देंगे कि नहीं देंगे, है ना। क्यों नहीं देंगे, उसको क्या होगा, ओवरडोज हो सकता है एक तो, और अगर ओपिएट दिया होगा पहले से तो विड्रॉल आ सकता है ना। तो ऐसे केस में आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको जब टूटन आना चालू होगा हम आपको तभी दवाई दे पाएंगे। तब आप अगर आपने पहले दिन ही ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए होंगे कि नशा नहीं करके आना, ये सारा कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हमसे गलती कहाँ होती है, हम कंसेंट प्रॉपरली नहीं समझाते, बस साइन ले लेते हैं और उसकी दवाई चालू कर देते हैं। उसमें सब लिखा है कि आपकी दवाई क्यों बंद हो सकती है, आपकी आपसे बिना पूछे ये लिखा हुआ, हमने साइन लिए, है ना। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो पेशेंट को दवाई वहाँ पे लिखा है कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में आओगे तो हम आपको दवाई नहीं देंगे, हमने साइन ये पहले लिए, है ना। तो दूसरा हम क्या देखेंगे, पेशेंट की आइडेंटिटी। कई बार क्या होता है कोई और ही आ जाता है मेडिसिन लेने, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे वही पेशेंट है, वही नाम है, वही फाइल नंबर है। दूसरा क्या देखेंगे, नशा तो नहीं किया हुआ। फिर हम उसको डेली डोज क्रश करके सुपरवाइज अपने सामने देंगे और उसको 7 से 10 मिनट हमारे सामने बिठाएंगे जब तक उसकी दवाई जो है घुल ना जाए, है ना। इसमें नर्स क्या करती है, जितनी डॉक्टर ने डोज बताई है वो अपने सुपरविजन के अंडर क्लाइंट को देती है। क्लाइंट नर्स के सामने क्रश्ड मेडिसिन को जीभ के नीचे रखता है। फिर पेशेंट को बोलना है कि आपको इसको अंदर नहीं निगलना है। अगर अंदर निकलोगे तो कितना परसेंट असर होगा, 10%। तो पेशेंट को अगर आपने बताया होगा कि आप बोल लेंगे तो दवाई कहाँ जाएगी, पेट में। तो पेट में तो जी 10% ही काम करेगी। तो आप मेरे को ये बताओ, पेशेंट फिर चुप करके बैठने के चांस उसके ज़्यादा बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, अगर आपने समझाया होगा कि आपको असर ही कम होगा। तो जो ज़्यादा पेशेंट बोलते हैं उनको प्रॉपरली अगर आप पहले ही गाइड कर दोगे कि आपके बोलने की वजह से पेट में दवाई चली जाएगी और वहाँ से इसका असर ही जो है 10% है, तो आप 10 भी गोली अगर ले लोगे तो उससे एक गोली काम करेगी। अगर बोलते रहोगे जल्दी से अंदर निकल लोगे, तो उसको बोलना है कि आप इसको 10 मिनट 15 मिनट आप बोलिए मत, बैठिए, इसके आधे घंटे तक पानी भी मत पीजिए, जो माड़ी थोड़ी बहुत भी इधर उधर रह गई है उसको भी मौका दीजिए कि वो सबलिंगुअली ही जाए। तो पेशेंट को हमें बताना है कि आपने इसको च्यू नहीं करना, इसको स्वेलो नहीं करना दवाई को, वहाँ से ओरली इसका पेट में ले जाने के बाद इसका असर जो है 10% ही होता है। तो ये अगर बताया होगा तो पेशेंट प्रॉपरली खाएगा। अगर आपको ये सेशंस में पता लगा कि 10% ही सब मतलब ओरली असर करता है, तभी आप उनको बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी ये नई चीज़ें जाकर उनको ऐसे समझाना है। कई बार पेशेंट प्रॉपरली मेडिसिन ही नहीं खाता, कई बार हम ये सारी चीज़ें देखे बिना ही हम उसकी डोज बढ़ा देते हैं, फिर भी उसको दिक्कत रहती है क्योंकि
वो क्या करता है 2 ही मिनट में अंदर उसको निगल लेता है पाउडर को, और फिर बोलेगा मैं तो ठीक नहीं हो रहा। फिर उसको मेडिसिन देकर बिठाना है, ऑब्जर्व करना है, और जब उसको मेडिसिन देनी है उससे पहले हमने देखना कोई पन्नी वन्नी तो नहीं उसने लगा रखी, तो वो भी अगर किया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कि इसको निकालो, फिर ही हम देंगे। हमने अपने सामने खिलानी है, नर्स ने क्रश करके देनी है, देखना है पहले नशा तो नहीं किया हुआ। पेशेंट बोलेगा ये कोई बात नहीं, आप मेरे को खिला दो, मेरे को कुछ नहीं होता, तो अगर पेशेंट अपना नुकसान करने के लिए रेडी है, हम डॉक्टर ने हिप्पोक्रेट ओथ ली है, हम पेशेंट का फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। हमें पता है ओवरडोज हो सकती है, ठीक है, तो आप उनको बताएंगे कि आपको मैं मना नहीं कर रहा दवाई देने से, लेकिन आपने अब नशा किया हुआ, आपको पहले भी समझाया गया था कि यहाँ पे नशा करके नहीं आएंगे तो हम आपको दवाई नहीं दे पाएंगे। तो जब आपका नशा डाउन हो जाएगा, टूटन चालू होगा, तब हम आपको खिलाएंगे। फिर आ गया टेक होम डिस्पेंसिंग। तो टेक होम में क्या होता है, पेशेंट आता है, उसकी डेली की डोज है वो आपसे लेता है, और बाकी की डोज हम उसको घर के लिए देते हैं। तो पहले क्या होता था, अर्लियर गाइडलाइंस में टेक होम की एडवांटेज नहीं थी। आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड गिविंग टेक होम, है ना। तो पहले हम डेली डिस्पेंसिंग ही रखते थे, और कुछ ही कम सिचुएशंस में हम टेक होम देते थे। जैसे कोई लात फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, लात टूट गई है, पेशेंट घर पे है या हॉस्पिटल में दाखिल है, वो डॉक्टर से बेड रेस्ट लेके आता था, तो हम वेरीफाई करके दे देते थे। या पेशेंट कोई अर्जेंट कोई काम होता था, कोई टिकट उसने दिखा दी मेरे को बाहर जाना है, जहाँ पे सेंटर नहीं था रेफर के लिए, तो हम वो डॉक्यूमेंट लेके तब हम उसको ऐसे रेयर केसेस में देते थे। यहाँ कोई कर्फ्यू लग गया, हमें पता है कि कल कर्फ्यू लगने वाला है, तो हम सभी पेशेंट्स को एक दिन पहले ऐसे सिचुएशंस में देते थे। उसमें एडवांटेज क्या थी, एक तो पेशेंट डेली आता था, और एक डाइवर्जन के चांसेस कम थे, क्योंकि हम घर के लिए नहीं दे रहे थे, सब कुछ आप अपने सामने खिला रहे थे। लेकिन उसकी डिसएडवांटेज क्या थी, एक तो जो पेशेंट रेगुलर हो जाते थे, काम पे जाने लगते थे, वो फिर हमारे पास आ नहीं पाते थे, क्योंकि अब वो काम उनका चालू हो गया था। उसके बाद जब हमने कोविड में इतने दिन देने के बाद हमने देखा कि हाँ पेशेंट की रिटेंशन भी बढ़नी चालू हुई है, जब से हमने टेक होम देखा है, और हमारे पास बुप्रेनॉर्फिन नेलोक्सोन कॉम्बिनेशन भी आ गया जिसका डाइवर्जन कम है, तो हमने टेक होम जो है चालू किया। तो अब न्यू गाइडलाइंस क्या अलाउ करती है टेक होम देना बुप्रेनॉर्फिन का, जिससे रिटेंशन भी बढ़ी है पेशेंट की, और ड्रॉप आउट भी कम हुए हैं। ठीक है, आगे क्या होता था, पेशेंट 3-4 महीने हमारे पास बढ़िया आता था, उसके बाद उसको काम मिल गया, काम की वजह से हमारे पास आ नहीं पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। तो अब हम टेक होम देना हमने चालू किया है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, लोग इसको इंजेक्ट कर लेते हैं या इसको गोलियों को बेचना चालू किया, तो ये इसका चैलेंज है। अगर हमने डाइवर्जन कम करनी है टेक होम के दौरान, तो अगर हम ये सर्टन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे तो इससे चांसेस ऑफ डाइवर्जन जो है कम हो जाएंगे। तो हम किसको टेक होम देंगे वो समझेंगे। तो जैसे ओएसटी चालू करने के लिए कुछ एसेंशियल क्राइटेरिया की, ओपियोइड डिपेंडेंट होना चाहिए, अल्कोहल वाले में नहीं देनी, फिर आईडीयू होना चाहिए नेको के अंडर, यानी पिछले 3 महीने में एक टीका लगाया हो, है ना, कंसेंट दे सके, एलर्जिक रिएक्शन ना हो बुप्रेनॉर्फिन से, विलिंगनेस टू कम हो, डेली आ सके, है ना। तो ये सारे एसेंशियल क्राइटेरिया थे। वैसे ही अगर हमने टेक होम किसी पेशेंट को देनी है, तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो होने ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम टेक होम नहीं देंगे। ये एसेंशियल है, ये होने ही चाहिए, और डॉक्टर इसको काउंसलर के साथ बैठ के कैप्चर करेगा, इसका अलग से फॉर्म है। तो एक तो एसेंशियल क्राइटेरिया ये है कि उसने 3 महीने हमारे पास डेली आकर बुप्रेनॉर्फिन की गोली सुपरवाइज वे में ली है। सेकंड, वो क्लिनिकली स्टेबल हो चुका है। वो हम स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किन पेशेंट को हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है। 3 महीने आना ही चाहिए, सुपरवाइज डोजिंग होनी ही चाहिए। क्लाइंट जो है क्लिनिकल स्टेबल होना चाहिए, और टेक होम देने से पहले कम से कम डॉक्टर और काउंसलर ने पिछले 3 महीने में एक फॉलोअप एवरी मंथ किया होना चाहिए।
आइडियली पहले महीने 4 फॉलोअप मीन्स हफ्ते में एक बार, सेकंड मंथ में हफ्ते 15 दिन में के बाद होगा यानी महीने में 2 बार, उसके बाद महीने में एवरी मंथ, वंस अ डे मंथ, है ना। तो आइडियली 7 फॉलोअप बनते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम 3 तो कर ही लो। और ही शुड बी विलिंग टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेक होम पॉलिसी। तो अगर ये चारों चीजें होंगी तो ही हम टेक होम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो क्लिनिकल स्टेबल हम किसको बोलते हैं कि ये क्लाइंट क्लिनिकली अब स्टेबल है, जिसको हम ब्यूप्रेनॉर्फिन घर के लिए दे सकते हैं। पहला, उसने नशा जो है पिछले 3 महीने में छोड़ दी है, मतलब इलिसिट ओपियोइड, जो गैर कानूनी नशा, इलिसिट मतलब गैर कानूनी, ओपियोइड जो ले रहा था, चिट्टा ले रहा था या चिट्टे का इंजेक्शन ले रहा था या स्मैक पी रहा था, वो उसने छोड़ दिया। सेकेंडली, शराब और नींद की गोलियां डिपेंडेंट पैटर्न में नहीं ले रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पेशेंट जो है 1-2 पैग रात को लगाता हो, 1-2 नींद की गोलियां लेता हो, डिपेंडेंट पैटर्न में नहीं है ना, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लंबे समय से नहीं है, सीवियर डिपेंडेंस नहीं है। तो ऐसे के अगर कोई मान लो रोज की 2 बोतल पीता है, 20 गोलियां एल्प्रेक्स की खाता है, उसमें हम नहीं देंगे, तो उसका पहले वो नशा भी छुड़वाएंगे। तो डिपेंडेंट पैटर्न में ना हो लास्ट 3 महीने में शराब और नींद की गोलियां। फिर पिछले 2 महीने में मेजर ब्यूप्रेनॉर्फिन डोज चेंज नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है पेशेंट पिछले 15 दिन में 8 mg से 12 mg करवा ले, तो ये सिग्निफिकेंट चेंज हो गया ना, 4 से 8 mg बढ़ गई जो उसकी दवाई। उसको पता है कि 3 महीने बाद मेरे को शायद डॉक्टर चालू कर देंगे, मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूँ भी। तो पिछले 2 महीने में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 से 4 mg हुई है उसका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहले महीने में उसकी मान लो 2 mg थी, अब जब टेक होम चालू करने लगे तो 12 mg होगी, ये क्या दिक्कत है ना। तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होना चाहिए पिछले 2 महीने में। नो और मिनिमल मिस डोजेज ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ्स। तो इसको कैसे देखेंगे, मान लो पेशेंट की आज 5 मार्च को दवाई चालू हुई, 5 जून को तक 90 डेज बनते हैं 3 महीने में, तो 90 डेज में से कम 83 डेज तो वो आना ही चाहिए, मतलब 90 डेज में से वो 7 छुट्टियां ले सकते हैं, 6 से 7, मोटा मोटा महीने में 2। अगर इससे ज़्यादा छुट्टी है तो उसको वो दिन पूरे करने पड़ेंगे, फिर ही हम टेक होम देंगे। तो ऑपरेशनलाइज्ड एज नॉट मिस्ड मोर देन 7 days ऑफ डोजेज इन द लास्ट 3 months, मतलब 83 मार्क्स आउट ऑफ 90 चाहिए, फिर ही हम टेक होम देंगे। और जब हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं टेक होम देने के लिए, तब उस मौके पे उसको विड्रॉल और क्रेविंग नहीं होना चाहिए, है ना। अगर विड्रॉल क्रेविंग हो रहा है, हो सकता है वो मेडिसिन ज़्यादा खा जाएगा या नशा करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी तब हम बोलेंगे कि पेशेंट क्लिनिकली अब स्टेबल है। एक तो 3 महीने होना चाहिए, क्लिनिकली स्टेबल होना चाहिए, महीने में 2 ही छुट्टियां कर सकता है मैक्सिमम, है ना। तो टोटल 7 से अगर ज़्यादा होंगी तो नहीं देंगे। फिर रेगुलरली फॉलोअप पे होना चाहिए, है ना, कम से कम पिछले 3 महीने में 3 तो फॉलोअप किए हों, बनते तो 7 है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, ये असेंशियल है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम नहीं देंगे। अगर उसके 3 महीने पूरे हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सूटेबल है टेक होम के लिए, और इस ये भी मतलब नहीं है कि एक बार टेक होम चालू हो गया तो वो फिर टेक होम ही चलता रहेगा। हो सकता है पेशेंट मिस मार जाए, नशा करने लग जाए, तो हमें वापस उसको सुपरवाइज डोजिंग में लाना पड़ेगा, है ना। तो डॉक्टर और ट्रीटिंग स्टाफ को उसकी एलिजिबिलिटी को है जो असेस करना पड़ता है एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जैसे हमारे एसेंशियल क्राइटेरिया थे ओएसटी चालू करने में, वैसे ही हमारे टेक होम देने के वक्त डिज़ायरेबल क्राइटेरिया भी है। अगर ये हो जाए तो डॉक्टर को थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि हाँ ये बंदा टेक होम का मिसयूज नहीं करेगा। वो कौन से हैं, काम करना चालू किया, वेला नहीं बैठा है, फ्री नहीं है, तो इसमें चांसेस कम होंगे कि वो गलत कामों में डाइवर्ट करेगा उसको। घर बार है, उसके पास दवाई रखने की जगह है, ऐसे नहीं है कि सड़क पे सोता है, वो कहाँ रखेगा मेडिसिन, कोई और बच्चा ना उठा के खा जाए, है ना। और
सोशल रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। अगर ये चीज़ें मिल जाएं तो डॉक्टर को टेक होम देने में थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाता है, लेकिन एसेंशियल क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए। ये सारी हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें देना नहीं है टेक होम। वो कौन सी है? अगर पिछले 3 महीने में ओवरडोज हुआ, हमें पता चला, टीआई ने बताया ये तो किसी पब्लिक टॉयलेट में गिरा हुआ मिला, तो ऐसे क्लाइंट को हम नहीं देंगे टेक होम, ठीक है। या हमें पता है ये डाइवर्ट करता है, बेचता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं देना। और हमें डाइवर्जन का कैसे पता चलता है? पेशेंट या तो बगल वाले पेशेंट आके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इसने बाहर जाके निकाल दी, या टीआई वाले बता देंगे, या फिर कई बार स्टाफ भी देख लेता है कि हाँ इसने निकाल दी, है ना। तो हम बिठा नहीं पाते, पेशेंट जल्दी करता है, मतलब कहीं ना कहीं हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन खुद ही नहीं फॉलो करते, और हमने प्रॉपरली समझाया नहीं। हो सकता है हमें ही ना ये चीज़ें पता थी, तो नहीं हमने समझाया। तो अब जाके अगर ये चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करोगे तो चेंजेस नज़र में आएंगी। और किस केस में नहीं देंगे? जिस पेशेंट की हिस्ट्री है सेल्फ हार्म करने की, सुसाइड हिस्ट्री है, वो क्या पता 10 गोली एक साथ खा जाए, इंजेक्ट कर जाए, है ना। तो ऐसे केस में हम टेक होम नहीं देते हैं। और एनी अनटुवर्ड बिहेवियर, मिसबिहेव किया, किसी और स्टाफ से लड़ पड़ा, गाली गलोच हो गया, डांटा, थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे केस में भी उसकी टेक होम जो है बंद हो जाएगी, है ना। तो लेकिन ये तभी कर पाएंगे अगर आपने डॉक्यूमेंट किया होगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे, कंसेंट प्रॉपरली समझाया होगा, और टेक होम का भी कंसेंट प्रॉपरली समझा कर ले रखा होगा, है ना। तभी हम इसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आपने इन्फॉर्मेशन दी उसकी लैंग्वेज में उसको समझाया, साइन लिए, विटनेस के साइन लिए, फैमिली मेम्बर के साइन लिए। तो ये सारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिसमें हम टेक होम जो है नहीं देंगे पेशेंट को। तो टेक होम देने से पहले क्या क्लिनिकल प्रोसीजर है? क्लाइंट को ना डॉक्टर असेस करेगा, है ना, काउंसलर असेस करेगा। काउंसलर क्या देखेगा कि सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इसकी जो डिजायरेबल क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गए, कोई नशा तो नहीं कर रहा, है ना, कोई हिस्ट्री ऑफ डाइवर्जन तो नहीं है, कोई सुसाइड रिस्क तो नहीं है ना। तो डॉक्टर और काउंसलर ये जो हमने एसेंशियल क्राइटेरिया, क्लिनिकल स्टेबिलिटी, ये सारी असेस कर लेंगे। फिर टेक होम देने से पहले अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व कर लेंगे और उनको बोल देंगे, पेशेंट को स्टार्टिंग में अगर ऐसे बोला कि आप अपनी फैमिली को ले आए, हम आपकी टेक होम चालू कर देंगे। कई बार होता है नहीं है फैमिली, तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई फैमिली या गार्डियन जो उसको सुपरवाइज कर सके कि डेली में सुबह ही लेना है, ऐसे नहीं कि शाम में ले लें। सुपरवाइज घर पे करने के लिए है तो हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा और आ जाएगा कि इसकी फैमिली है, वो उसको सुपरवाइज करके दे देगी। और साथ में आप फैमिली का भी कंसेंट ले लोगे टेक होम देने से पहले। आपने उनको बताना है, पहले ही कंसेंट में बताएंगे नहीं, आप फिर फाइल निकाल के दोबारा उनको दिखाओगे कि देखो हम आपको मेडिसिन जो है सुपरवाइज डोज वे में ही देंगे जिस दिन आप यहाँ पे आएंगे। तो खाना खा के आओ चाहे नहीं खा के आओ, खा के आएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा मना कीजिए कि हमने दवाई खाना खाया नहीं खाया, आप चाहे खाकर आ जाओ, बाहर कैंटीन है, ठीक है, हम तो दवाई सुपरवाइज डोज में देंगे, आपको घर के लिए नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे जो डाइवर्ट करने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई बहाना बनाकर आएंगे, ठीक है। तो आपने को हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, हमने पहली जो डोज है जो घर के लिए भी जब हम देते हैं तो सुपरवाइज क्रश करके वो डोज तो वहीं पे खिलाते हैं, है ना। तो जो सही खाने वाले होंगे वो चुपचाप खा लेंगे, जिन्होंने कुछ गड़बड़ करनी होगी वो कुछ ना कुछ फिर करेंगे, है ना। जहाँ पे भी हम फैमिली को इन्वॉल्व कर सके वो बढ़िया। और जब टेक होम चालू हो गया, जो हमारा चेकलिस्ट फॉर टेक होम है वो फॉर्म आपसे शेयर होगा, वो हर महीने भरना है डॉक्टर ने, उस पर हर महीने पेशेंट के साइन ले लो। और कोई टीआई का पेशेंट है तो टीआई वाले का बुलाकर ले लिया साइन, है ना। अगर उनमें से कोई भी चीज़ उस वक्त नहीं पूरी हो रही तो हमें टेक होम बंद करना होगा, ठीक है। तो एवरी मंथ टेक होम का असेसमेंट करना है, ऐसे नहीं है कि एक बार चालू कर दी है तो टेक होम चलता ही रहेगा। द क्लाइंट शुड बी असेस्ड एटलीस्ट वंस अ मंथ व्हाइल रिसीविंग टेक होम डोजेस। तो
हम ब्यूप्रेनॉर्फिन प्लेन वाली देते हैं टेक होम में कि कॉम्बिनेशन वाली, है ना। तो हमारे पास अब कॉम्बिनेशन वाली आ रही है, तो हम नैलोक्सोन वाली देते हैं। नैलोक्सोन वाली क्यों देते हैं? ताकि डाइवर्जन के चांसेस जो है कम रहे, है ना। क्या हमें जब ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन कॉम्बिनेशन दिया तो हमें डोज क्या बढ़ानी पड़ती है क्या सेम ही देते हैं, है ना। तो सेम ही देते हैं क्योंकि सबलिंगुअली नैलोक्सोन अब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमें डोज चेंज करने की जरूरत नहीं। और अगर पेशेंट को आपको लगता है कि टेक होम पे चलते दौरान उसको कोई दिक्कत आ गई, डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम उसको फिर वापस डोज बढ़ाकर कुछ दिन, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता उसको डेली बुलाएंगे, फिर घर के लिए देंगे। ऐसे नहीं है कि डोज बढ़ा दी और घर के लिए दे दिया। उसको बोलना है कि आपको आना पड़ेगा अगर आपने डोज बढ़ानी है, ठीक है। तो उसको सुपरवाइज देंगे, फिर उसके बाद उसको टेक होम चालू करेंगे। और हमें ब्यूप्रेनॉर्फिन नैलोक्सोन वाला कॉम्बिनेशन ही यूज करना है फॉर टेक होम पर्पसेस। और मैक्सिमम 3 से 4 दिन के लिए टेक होम देना है, समझ गए। मतलब हफ्ते में पेशेंट 2 बार आएगा। कुछ ही फ्यू केस होंगे जिनमें हम जो है हफ्ते की देंगे, उसमें भी डॉक्टर जो है और काउंसलर जो है या ट्रीटिंग टीम जो है, आउटरीच टीम है, वेरीफाई करेगी कि इसकी बात जो है ठीक है, कि हाँ इसने वाकई में बाहर इसको अर्जेंट काम पड़ गया वहाँ पे जाना है। ऐसे नहीं है कि हर हफ्ते ही आके मांग रहा है कि मेरे को अब जाना है, हर हफ्ते नहीं चलेगा, कभी कभार। हाँ मेडिकली इल है, नहीं आ सकता, बेड रेस्ट है, डॉक्टर ने लिख के दिया है, टीम ने वेरीफाई किया है, तो हम हफ्ते की दे सकते हैं। और ऐसे नहीं है कि पेशेंट आपके पास आ गया वो ये बोले कि नहीं मैं घर पे जाके खाऊंगा। आपने जिस दिन वो आया वो उसकी उस दिन की डोज आपके सामने ही उसको खिलाना है। ऐसे नहीं है कि गोली ही उसको दे दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा खाएगा कि नहीं, बिठाना भी है 10 मिनट। यही हमने डिस्कस किया, कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो नहीं आ सकता तो 5-7 दिन की हम उसको दे सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है अभी 3 महीना नहीं पूरा हुआ, है ना, पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे केस में अगर हमारे पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है कि पेशेंट वहाँ पे दाखिल है, तो 3 महीने से पहले भी हम 5-7 दिन की उसको दे सकते हैं, अगर हमने वेरीफाई किया प्रॉपर सोर्स से और डॉक्टर से वो रेस्ट लेके आए। तो डॉक्टर और काउंसलर को ये असर्टन करना है कि क्लाइंट जो कह रहा है वो सही है, तो ही हम उसको टेक होम जो है देंगे ऐसे केस में। और कौन से ऐसे केस है जिनमें हम उनकी टेक होम रोक देंगे, है ना, टेम्परली या लंबे समय के लिए। अगर हमें पता चला कि वो गोलियां बेच रहे या गोलियों का इंजेक्शन लगा रहे या वापस फिर से नशा चालू लेना किया, या डॉक्टर या काउंसलर के पास फॉलोअप के लिए नहीं जा रहा, उसमें तो आप वैसे भी मेडिसिन बंद कर सकते हो, है ना, कि देखो डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा, फिर ही हम दे पाएंगे। फिर बार बार टेक होम देने के बाद जो उसकी ड्यू डेट थी वहाँ पे आ नहीं रहा, आपने टेक होम दे दी 5 दिन की, आया 1 हफ्ते बाद, है ना। तो अगर बार बार ऐसे कर रहा है तो हमें उसकी फिर टेक होम बंद करनी पड़ेगी, सुपरवाइज उसको लाना पड़ेगा। और क्या कारण है जिसकी वजह से हम उसकी टेक होम रोक सकते हैं? 1 महीने से लगातार नहीं आ रहा, ड्रॉप आउट हो गया, तो उसको वापस वो टाइम पूरा करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, डेली सुपरवाइज लेना पड़ेगा, फिर चालू करेंगे। फिर बार बार वो नशे के हालात में हमारे ओएसटी सेंटर में आता है, तो ऐसे केस में भी हम पेशेंट की टेक होम जो है बंद कर देंगे। लेकिन हम कॉन्फिडेंटली तभी कर पाएंगे अगर हमने पहले से ही पॉलिसी समझाई होगी, कंसेंट लिया होगा, और डॉक्टर बार बार उसके नोट्स पे वार्निंग अगर लिखेंगे, और बार बार आके आपको बोलता है गिरगी जी, गुमगी जी, है ना, एक आध बार तो समझ में आता है कि ऐसी दिक्कत हो सकती है। अगर बार बार आके ये कह रहे हैं तो इसका मतलब वो गड़बड़ कर रहा है ना। तो ऐसे केस में हम उसकी टेक होम जो है बंद कर देंगे। फिर डॉक्टर के साथ मिसबिहेव, पेशेंट के साथ, स्टाफ के साथ मिसबिहेव करता है, तो भी हम उसकी जो है जो बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी पेशेंट होंगे जो बार बार बोलेंगे मेरे को 10 दिन की दे दो, हफ्ते की दे दो, ठीक है। अगर बार बार आकर मांग रहा है ना, तो हमें कहीं ना कहीं, और हमें लगता है पेशेंट बाकियों ने भी बताया ये तो ये बेचता है, आपसे ऐसे झूठ बोलता है आके कि मेरे को बाहर जाना है, काम पे जाना है, हफ्ते की दो, है ना, तो हमें पेशेंट बाकी सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे केस में भी हम जो है उसकी टेक होम बंद कर सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं
जिनसे उनकी टेक होम बंद कर सकते हैं। कुछ इसके एसेंशियल क्राइटेरिया हैं, अगर ये होंगे तभी हम देंगे। 3 महीने आना चाहिए, फॉलोअप पिछले 3 महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए, ठीक है। टेक होम पॉलिसी फॉलो करने के लिए रेडी हो, क्लिनिकली स्टेबल हो, डिज़ायरेबल में सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अच्छी हो, काम पे जाना चालू हुआ, नशा बंद हुआ, है ना, तो ये डिज़ायरेबल है। ये मिल जाए तो कॉन्फिडेंस और आता है। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ हमने कारण देखे जिनकी वजह से हम टेक होम जो है बंद करेंगे। कुछ हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे कि ओवरडोज की हिस्ट्री है, सुसाइड का रिस्क है ना, तो ऐसे केसेस में हम टेक होम जो है नहीं देंगे।